दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं रठगांव गांव में हूं। पुखराया क्षेत्र में पड़ता है, घाटमपुर क्षेत्र में भी पड़ता है। जब मुझे पता चला और यहाँ से मेरा निकलना हो रहा था, मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम चल रहा है। जब मैंने आवाज़ सुनी माइकों की तो मुझे लगा कि कहीं बुद्धिस्ट प्रोग्राम हो रहा है। तो गांव में जैसे मैंने प्रवेश किया, लोगों से मैंने पूछा कि सर जी क्या यहाँ कोई कथा चल रही है बुद्धिस्ट? कहा लगे हाँ राही जी चल रही है, जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे बोले प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने कि सर बता दीजिएगा कि कितनी दूरी पे है। कहा लगे बस गांव में प्रवेश कर चुके हो, आप चले जाइएगा, ऑन रोड प्रोग्राम हो रहा है। फिर मैंने लोगों से कहा सर जी का कहीं गुरु जी का कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो देख लिया था LPG के नाम से। जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरे गुरु जी का अगर कहीं पे प्रोग्राम होता है और मुझे पता चलता है, मैं उस जगह पर पहुंचने का ज़रूर काम करूंगा। तो सम्मानित साथियों, मैं बता दूं आज मुझे मौका मिला और फिर मैंने कहा कि जब मैं आ गया हूं तो मैं गुरु जी का इंटरव्यू दिखाने का ज़रूर काम करूंगा। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आपने बहुमूल्य समय दिया गुरु जी। यूट्यूब चैनल सोशल राही राम कुमार राही आपको बदनामी करता है और आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। मंगल हो, जय मंगल हो आपका राही जी। जी तो सर जी, गुरु जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों की कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र टिकी हुई है कि राही जी जब भी इंटरव्यू लेते हैं कोई नए मेहमान से मेरी मुलाकात ज़रूर करवाते हैं। तो जब मिलते हैं तो हमारे कुछ सवाल भी रहते हैं। जैसे आपने, मैं देख रहा हूं कि पहले कथावाचक से मेरी मुलाकात हो रही है जो मैंने इस ड्रेस में देखा चीबर में। मैं बहुत कथावाचकों से मिला हूं लेकिन चीबर में कोई कथावाचक नहीं मिला मुझे। तो मैं पूछना चाहूँगा गुरुजी, उस सफ़र को मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। सोशल राही चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेरों मंगल कामनाएं। और आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे राही जी उरई से चल के आए अपने बीच में। कानपुर देहात रठगांव में कार्यक्रम चल रहा है जो आज 7वां दिन है और शायद राही जी कल 6वें दिन में आ भी गए। उन्होंने कल भी कार्यक्रम देखा, आज भी देखा। बड़ा अच्छा लगा आपसे हमारे सफ़रनामा की जो बात आपने की। और सफ़रनामा हमारा बहुत ही, आप जानते हैं समाज की जो दशा है जी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और हमारे माँ बाप बहुत करबट्ठी रहे जिन्होंने मेहनत करके हमको जो शिक्षा दीक्षा दिलाई जी। तो बड़ा मेहनत के साथ में आज हम इस मुकाम तक पहुँचे जी। जो आपसे भी मुलाकात हुई और भी हमारे दर्शक हैं, उपासक हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। सन 1984 में जी जब BSP का गठन हुआ जी, तो उससे पहले हमारे कुछ ऐसे, जैसे सोनेलाल पटेल का नाम आपने सुना होगा। सुना बहुत अच्छी तरीके से। मंडल अध्यक्ष रहे जी। तो बहुत बचपन की बात है, मैं उनको बड़ा सुनता था अच्छी तरीके से। उसी बीच में हमारे और भी समाज के शुभचिंतक रहे जो कानपुर क्षेत्र से, जैसे आपने एक नाम सुना होगा राजा रामपाल का सुना होगा है, जो सांसद रहे हैं। और शायद भगवती प्रसाद सागर को भी देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये सब, हम उम्र में सबसे छोटे थे जी। और ये सब लोग हमको देख देख के हंसते थे। मुझे बाबा साहब का एक सोनेलाल पटेल जी के द्वारा एक किताब मिली थी और उस किताब में लिखा था कि आज हम जो भी हैं जी, वो बाबा साहब की मेहनत से हैं जी। बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें उठने बैठने का अधिकार दिया। समाज में हमारे बैठने के अधिकारी नहीं थे, समाज में हम लोग समानता की नज़र से नहीं देखे जाते थे। तो मुझे चूँकि बचपन से बड़ा चिंतनीय स्वभाव रहा, जब वो हमने सुना तो फिर हम उनकी, पटेल जी की कई बार कार्यक्रम हुए
तो उनके कार्यक्रमों में गए, सोनेलाल पटेल जी के कार्यक्रमों में बड़ा हम जाने की रुचि हो गई। उस समय हमारी शिक्षा दीक्षा जो चल रही थी, हमने उस समय हाई स्कूल किया हुआ था। हाई स्कूल के बाद में शिक्षा चलती रही और उसी समय बहुजन समाज का जो मूवमेंट था साहब कांसीराम जी का, वो गांव चलो अभियान चलता था और उस समय साहब कैडर किया करते थे। तो पहला कैडर हमने उनका रिसीव किया भोगनीपुर में। हाँ, कैडर किया हमने उनका। उस समय हमें जो साहब के द्वारा जानकारी और कैडर के द्वारा जानकारी हुई, तो उस समय हमने प्रतिज्ञा कर ली। हमने कहा जितना भी शिक्षित हम हो पाएंगे, जो भी हमारी उम्र रहेगी, तो मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, प्राइवेट नौकरी नहीं करूँगा। हम अपनी शिक्षा को समाज तक शिक्षित हो करके हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। जो हमारे साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ के इतना अच्छे पद पर थे वो, और उस पद को त्याग करके प्रतिज्ञा करते हैं साहब, तो वो साहब की भी चूँकि हमें उनके मुखारबिंद से सुनने को मिला और उनकी पुस्तकें पढ़ी, तो एक प्रतिज्ञा है उसमें उन्होंने कहा कि हम घर वापस नहीं जाएंगे। साहब ने करके दिखाया, नहीं गए। और इसके बाद उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे, आजीवन कुंवारे रहेंगे, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा हम किसी बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे, तो ये करके दिखाया। उन्होंने कहा कि आज से बहुजन परिवार ही मेरा परिवार है, ये भी करके दिखाया। तो बनते जी आगे टॉपिक पे चलते हैं। जी जी जी। तो कहने का भाव ये है, हमें प्रेरणा वहीं से मिली और साहब ही हमारे गुरुओं में गुरु हैं। उन्हीं का श्रेय है, साहब कांसीराम जी का श्रेय। तो बनते जी आगे टॉपिक पे मैं आता हूँ। मैं जब कथा कल सुन रहा था, बहुत गौर से मैंने कथा सुनी जी। और ऐसा भी नहीं कि मैं गांव को जो गायक हैं उनसे ना मिला हूँ जी और उनकी कथाएं ना सुनी हूँ, लेकिन आपके जो कथा कहने का जो उद्देश्य है, तो आपने कथा को एक कैडर का रूप दे दिया। जो बात हकीकत में कैडर में रखी जाती है, वो आप एक इस मंच पे बैठ करके लोगों को कैडर देने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर एक हम बात रखना जी 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 बिल्कुल। कथा तो काल्पनिक होती है जी, कथा काल्पनिक होती है जी। हम कथाएं कहते नहीं हैं। आपने सुना, कल भी सुना, आज भी सुना, महापुरुषों की जीवन गाथाएं कहता हूँ। इसके बाद में उनकी जो शिक्षा और दीक्षा है, समाज के लिए उन्होंने क्या कहा है, जैसे पूज्य माता सावित्री का आपने कल सुना जी। सुना। तो पूज्य माता सावित्री ने समाज में बहन बेटियों को क्या दिया, हम वो कहते हैं, और वास्तविक है जी, वास्तविक है ना जी। तो हम कथा नहीं कहते हैं। अच्छा, कैडर का वो जो कैडर को कथाओं का रूप दिया, तो हमें जब हमारा गुरु ही श्रेष्ठ है, सही बात है, जो गुरु हमारे मानवर हृदय सम्राट कांसीराम साहब है, तो जब वो गांव-गांव जाके क्लास लगाते हैं, कैडर करते हैं, तो जिसका गुरु श्रेष्ठ होगा साहब, जी जी सही बात है, तो उसका शिष्य जो है वो चाहे ये तखत वाला मंच छोड़ दो, लोग इसको व्यास गद्दी कहते हैं, व्यास गद्दी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये व्यास गद्दी नहीं है जी, ये अभ्यास गद्दी है। सही कह रहे हैं आप, ये अभ्यास गद्दी है जी। और राय जी आज बिटियां अभ्यास कर रही हैं, बैठ रही हैं, लोग उसको बांड किए थे नहीं, तो अभ्यास गद्दी पर यो नहीं बैठ सकती, तो नहीं बैठ सकती है, बाबा साहब ने अधिकार दिया ना। आज बिटियां बैठ रही हैं और बेटे बैठ रहे हैं। आज हमारे जाने कितने शिष्य हैं, जाने कितने हैं जो फुटपाथ पर पड़े थे, आज वो मंच पर बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, तो बड़ा हमें भी गर्व हो रहा है। तो बनते जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग अपना ज्ञान केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, लोगों के बीच शेयर नहीं करना चाहते हैं। आपने जो छोटे छोटे बच्चों को एक अर्थ से ले जा करके अपने अर्थ तक पहुँचाने का काम उन्हें कर दिया, तो ये कोई छोटा पूरा काम नहीं है। और अभी एक इसको क्यों किया, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो उसमें प्रार्थना कराई जाती थी, और शायद उस समय हमको होश हवास उतना नहीं था, लेकिन अब जब वो लाइन याद आती है कि जो आए अटके भूले भटके उन्हें तारो और खुद तर जाओ, तो हमारा कर्तव्य है कि हमने प्रेरणा साहब से ली। बाबा साहब ने तो सब कुछ दिया ही है, प्रेरणा हमें बाबा साहब तक पहुँचे कांसीराम साहब के द्वारा, सोनेलाल पटेल के द्वारा, तो हमारा कर्तव्य है कि जो अटके भटके हैं उनको आगे बढ़ाओ। हमारा तो जीवन जा रहा है जी 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 है,
और हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे राय जी, ये बच्चे तो हमारे समाज के कर्णधार हैं, हमारी जिम्मेदारी। अपनी फोटो कॉपियाँ आपने बना के तैयार कर दी कि लोग चलते रहेंगे देखेंगे। तो एक लड़की की मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी तो कल्पना बौद्ध जी इंटरव्यू दे करके गई है। उन्होंने बताया कि हमने कि बेटा आपकी शिक्षा क्या थी जब आप गुरु जी के पास पहुँची, तब उसने बताया कि सर जी मैं केवल 8वीं पास पहुँची थी उनके पास। तो मेरे गुरु जी ने प्रयास करके मुझे इंटर तक पहुँचा दिया है। और एक लड़की और मुझे मखौली में मिली थी। मैंने उसका, प्रियंका नाम है उसका, प्रियंका बौद्ध। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, उससे पूछा, इंटरव्यू लेने से पूछे, मैंने उनके घर वालों से पूछा कि बेटी कहीं क्या सीख कर के आई है। तब उनके पिताजी ने कहा कि राही जी, LPG जो गुरु है उनके साथ में ये बच्ची 4 साल तक रही है। तो हमने कि आपने शिक्षा कहाँ तक दिलवाई थी उसको? तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल हाई स्कूल करवाया था, और आज लड़की उधर से आई तो वो BA करके आई है। तो मुझे लगा कि राही जी, तो हमने कि गुरुजी का कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेकर के लोगों को दिखाने का काम किया जाए। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप काम कर रहे हो, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायी हम आपको बना दें, जिससे मेरे समाज में एक मैसेज चला जाए कि गुरुजी जब काम कर सकते हैं तो मैं काम क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रेरणादायी जी। शिक्षा, देखिए बाबा साहब ने अंगुली उठा के कहा शिक्षा ही सब कुछ है। अगर हमारे बच्चे पढ़े होंगे, हमारे समाज के लोग पढ़े होंगे, समाज की छोड़ दो हमारे देश के सभी लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध, बाबा साहब कहते हैं। हम नहीं, वो तो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पीता उधारता है। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रेरित करें। अब जैसे वो बिटिया प्रियंका की बात है, और भी बेटियां हैं, तो ये बच्चे हमने उन्हें सिर्फ सहारा दिया है। बच्चे तो चले खुद चले ना। तो कोई बच्चे ग्रेजुएट हो गया, कोई बच्चा इंटर में है, कोई बच्चे D फार्मा कर रहे हैं, कोई D फार्मा कर चुके हैं। हम तो उनको सहारा दे रहे हैं। हम किसी को क्या दे सकते हैं, लेकिन सहारा है, एक रास्ता दिया, और ये हमारा कर्तव्य बनता है। जी कहीं ना कहीं मुझे एक शेर याद आ गया। लिखा है किसी ने, ना पता जिंदगी का कब घट फूट जाए, ना पता जिंदगी का कब घट फूट जाए, ना पता जिंदगी में कब शाम हो जाए। मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ कि कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। तो आप वो काम कर रहे हो बंटी जी, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने एक और विशेषता देखी कि कल से मैं देख रहा था और लोगों से मैंने चर्चा की। जब सुबह मैंने प्रत्यक्ष में देखा कि लोग यहाँ लाइन लगाए बैठे हैं, इस तरफ महिलाएं बैठी हैं, उस तरफ जेंट्स बैठे हैं, और मैंने देखा क्या को उनको आप व्यायाम भी यहाँ करवा रहे थे, और साथ में उन्हें दवा और उन्हें सुखमय जीवन देने का काम भी कर रहे थे। तो मैं दवा भी आप पिलाते हुए मैंने देखा लोगों को। जब तो मैंने पूछा कि ये दवा कौन सी है, बोले राही जी ये सार्वजनिक दवा है, कोई भी पी सकता है। कोई भी XYZ बीमारी हो तो भंते जी के यहाँ अगर प्रांगण में बैठा है कोई, बाबा साहब के प्रांगण में, तो वो ठीक होकर के जरूर जाएगा। वो सुबह ये नियम हमने बनाया है, चूँकि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सर्जन भी हूँ जी, और आयुर्वेदिक में मैं एक संस्था से बहुत अच्छी तरीके से उसका मेंबर भी हूँ जी, और BSc करने के बाद हमने डिप्लोमा भी किए हैं डॉक्टरी वाले। तो मैं तो ये जो बुद्ध रूपी रस है ना, इसको कोई भी पान कर सकता है। सही बात। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म कोई भी हो भाई, बीमार कोई भी हो सकता है। हर बीमारी राय जी, दुख है दुनिया में सब पर आता है, सब है। बुद्ध ने कहा है कि दुख तो सत्य है, दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और जब निवारण है तो हमें निवारण वाला रास्ता अपना लेना चाहिए है। अब यहाँ मेडिटेशन सुबह चलता है, जहाँ भी हमारी कथाएं होती हैं, आप आएंगे यहीं नहीं जी, कहीं भी, आप मुरादगंज आपके पास ही में है, वहाँ जाइए। और इतना बढ़िया ये जो है कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, वास्तविक हैं। और मैं आपको बताएं कि मैं इससे प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। ये हमारे चूँकि सीनियर हैं और हमारे धर्म गुरु हैं, हालांकि वैसे तो हमारे धर्म गुरु जी गाजीपुर से हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं गुरु जी के विषय में कितना भी जो हमारे बनते सही बात होती है, शील बच्चन जी हैं माथेरो, बहुत अच्छे हैं वो। और चीवर के गुरु हमारे वो हैं जिनके प्रेरणा से चीवर हमारे तन पर आजीवन आया।
और हमारे धर्मगुरु विमल सागर जी हैं, भंते जी बहराइच से। तो ये मेडिटेशन वाला जो है, योग वाला, हमें वहाँ से सीख मिली। आँख की दवाई क्या है, उन्होंने उसका सब साल्ट बताया कि बेटा ये करो। और प्रैक्टिकल करके आप देखें कि जिसकी आँख ना बनी हो, जिसकी आँख से धुंधला दिखता हो, आँख से चश्मा 20 दिन के अंदर उतरा देता हूँ। अब आप जोड़िए, तो ऐसी ऐसी शिक्षा हमें उनसे मिली। हम अपने धर्म गुरुओं के द्वारा जो प्रेरणा मिली वो जन जन तक पहुँचा रहे। तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे धर्म गुरुओं का है और बुद्ध रस है। और उसका लाभ बताएं आपको जी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा इसको जी। बुद्ध कथाओं में सिर्फ ढोलक बजती है, जबकि ढोलक से हटके होना चाहिए। बुद्ध की कथाओं में ढोलक नहीं बजना चाहिए, सही बात, बाजा नहीं बजना चाहिए। अब आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि फिर आप बाजा क्यों बजाते हैं। देखिए ऐसा है, जब म्यूजिक बज जाता है तो उसके सहारे से जो नहीं भी आने वाला होता है वो भी आता है। हमें प्रचार करना है, हम प्रचारक हैं, सही बात, हम प्रचार ही कर सकते हैं। भाई लोगों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। मदारी जैसे डबरू बजा करके इकट्ठा करता है। जो लोग कहते हैं बाजा बजा रहे, वो पुरानी मानसिकता में आज भी पड़े हैं। बुद्ध ने कहा कोई बात इसलिए मत मानिए कि किसी ने कहा है, उसको प्रैक्टिकल करिए। बुद्ध ने कहा कोई बात इसलिए मत मानिए, बहुत मोटी किताब में लिखी, नहीं, अपने सर्च में देखिए कि वो बात खरी है या नहीं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि वैसे अब हम देशना कर रहे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, उसमें भी आदमी सो रहा है और म्यूजिक बज गया, अरे चलो, तो डमरू बज गया, आदमी इकट्ठे हो गए। अब हम जी भर के, जैसे आपने कार्यक्रम देखे, अब हम अपनी जी भर के बुद्ध की शिक्षाओं को सबके सामने कह सकते हैं, बिटिया भैया सबको समझा सकते हैं। बुद्ध ने यही तो कहा है, यही तो कहा है कि चलते रहिए और रुकिए नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं लोग शुगर से परेशान, और हम आपके सामने 55 साल के बैठे हैं, 55 साल के हैं, जबकि हमको एक चोट तगड़ी लगी, एक हमारे पर हवा आई, कौन सी, दुख की आई। और मैं तो नहीं कहता हूँ कैंसर आया, अगर कैंसर आया होता तो मर गए हमने खुद ही कैंसर को मार दिया। सही बात। ये हमारे धर्म गुरुओं की देन है और तथागत बुद्ध बाबा साहब की दया ही कहेंगे हम तो। ये हवा आई और चली गई, और हम जानते हैं अगर ऐसे चलते रहे तो ना हमें कैंसर मार पाएगा, और दुश्मन तो हमारा कोई है नहीं, क्योंकि बुद्ध का कोई दुश्मन ही नहीं होता है। दुश्मन हम मान लें, राय जी दुश्मन है तो दुश्मन है, जो हमारे दिमाग में कहीं दुश्मन हमने शब्द पढ़ा ही नहीं, तो दुश्मन कोई है ही नहीं। और आज बराबर आज हमको 35 साल हो गए इस सफ़र में 35 साल हो गए। 35 साल से कथा कह रहा हूँ। शुरुआत में हमने अंबेडकर जन जागरूक जत्था के नाम से काम किया, साहब के देवाले, हाँ, गांव में काम, हारमोनियम साइकिल पर बांधी और जा रहे। तब साइकिल भी नहीं थी राय जी, साइकिल नहीं जी, पैदल जाते थे। झंडा नीला नहीं लोग लगा पाते थे, छिपा के जाते थे, देखने कोई छत पर चिप्पे लगा देते। और यूँ नीला झंडा कहाँ से आ गया, यूँ नीला झंडा कहाँ से। वो दिन हमने देखे साहब, हैं, पंचशील की तो बात ही छोड़ दो, तब हम भी पंचशील नहीं जानते पूरे। ये हमारा जो रहा सफर रहा इस तरीके का रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविकता कथा सुनने से मुझे एहसास हुआ कि भंते जी का उद्देश्य है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसी कि जिगर का जाम टूट जाए। भीतर अम्बा हसरत लेके बैठी है, वह दुनिया करो ना बेरुखी इतनी कि जीवन का रसी उठ जाए। तो आपने बहुमूल्य समय दिया भंते जी, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको वंदना भी, मंगल हो, सबका मंगल हो।